भारती सर क्लासेज में स्वागत है आपका। हम आज डिस्कस करेंगे 9th क्लास का फिजिक्स चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशन, रेस्ट, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी हम डिस्कस करेंगे इसे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोशन से। व्हाट इज मोशन? मोशन का मतलब यह हुआ कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन। एंड रेस्ट इसके ठीक उल्टा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। बस इसमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रेस्ट एंड मोशन, ये जो टर्म्स हैं, दे आर रिलेटिव टर्म्स। देयर इज नथिंग इन द यूनिवर्स विच इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट, बिकॉज वी ऑल आर ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इटसेल्फ इज मूविंग, सो वी ऑल आर इन मोशन, सो वी कैनॉट से एनीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट। बट सबसे पहले हम ये देखें कि रेस्ट और मोशन जो मैंने बोला ये रिलेटिव टर्म्स हैं, तो उस रिलेटिव टर्म को डिफाइन करने के लिए वी हैव टू टेक ए रेफरेंस पॉइंट। तो मैं रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं। रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट इज एनी पॉइंट विच इज टेकन टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द पॉइंट टेकन to describe the position of an object. For example, मैं यहां पे एक एग्जांपल देता हूं कि we are standing on a red light and when green signal, we see green signal, vehicle starts moving continuously, and when time increases the distance increases continuously, so we say that the vehicles are in motion. but अगर आप वहां खड़े हैं और वहां के पोल के कंपैरिजन में देखें तो आप वहां से रेस्ट में हैं, बिकॉज आपका पोजीशन वहां से चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस आपका चेंज नहीं हो रहा है, सो आप रेस्ट में हैं। अच्छा, मैंने अभी शुरू में ही बोला कि ये रिलेटिव टर्म्स है। आप ट्रेन में हैं और ट्रेन से खिड़की से बाहर आप देखते हैं तो ट्रीज जो है पीछे की तरफ जाती हुई दिखती हैं, लेकिन अगर आप कंपार्टमेंट में बैठे हुए किसी दूसरे पर्सन को देखते हैं या जो आप अटैची अपने लगेज रखे हैं उसको देखते हैं तो पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आपके रेस्पेक्ट में वो सारी चीजें रेस्ट में है, लेकिन आपके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो वो मोशन में है। पेड़ जो आप बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये सारे रिलेटिव टर्म्स हैं और हम रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे ही उनको डिफाइन करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है। सो हम स्टार्ट करें सबसे पहले मोशन। मोशन का मतलब क्या हुआ? मैंने शुरू में बताया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली इट इज सेड टू बी इन मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली with time, continuously with time, it is said to be in motion. It is said to be in motion. Similarly, इसके just उल्टा rest. When an object does not change its position continuously with time, it is said to be in rest. When an object does not change its position with time, it is said to be in rest. तब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं रेस्ट एंड मोशन के बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। पोजीशन अगर उसका चेंज हो रहा है तो उसमें दो बात होगी। पोजीशन अगर उसका चेंज हो रहा है, मान लीजिए ए टू बी आया,
तो उसमें दो टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिस्टेंस क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन टू डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। सो डिस्टेंस इज व्हाट? Distance is the length of actual path. Distance is the length of actual path traveled by an object or covered by an object. Covered by an object. ये एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? Displacement is the shortest distance between initial position to final position. The shortest distance between, मैंने शॉर्ट में between ऐसे लिख दिया, between the shortest distance between initial position to final position इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब उसको मैं एग्जांपल के साथ डिस्कस करता हूं आपको। लेट अस सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी विच इज 10 मीटर, इसको मैं 10 मीटर मान लेता हूं। एंड फ्रॉम बी टू सी इट कम्स बैक टू सी, फ्रॉम बी टू सी it comes back 5 meter. An object moves from A to B 10 meter and then it comes back from B to C which is 5 meter. Then what will be its distance and what will be its displacement? Let us see. Distance is equal to, मैंने बताया कि टोटल पाथ लेंथ होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू AB प्लस BC। AB प्लस BC मीन्स 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 यानी कि 15 मीटर। ये इसका डिस्टेंस कवर कहलाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट वर्ड से ही क्लियर है। डिस्प्लेस, प्लेस में क्या एक्चुअल चेंज हुआ? तो एक्चुअल में प्लेस में क्या चेंज हुआ? ऑब्जेक्ट ए पे था और ऑब्जेक्ट अब सी पर है, था ए पर अभी सी पर है, तो एक्चुअल चेंज क्या हुआ? पोजीशन में ए टू सी हुआ। तो ये जो A to C डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू A to C, दैट इज, अगर ये पूरा 10 है और 5 वापस आ गए तो ये 5 मीटर हुआ। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ AC वो 5 मीटर हुआ। या आप ये कह सकते हैं कि 10 को अगर आपने प्लस में लिया था और 5 आप वापस आए तो उसको आप -5 कर दें, बिकॉज डायरेक्शन आपका अपोजिट है। तो 10 - 5 यानी कि 5 मीटर। आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए से सिर्फ 5 मीटर का है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। सपोज कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ हुज रेडियस इज 7 मीटर। लेट अस सपोज रेडियस इज 7 मीटर एंड द ऑब्जेक्ट कवर्स हाफ रिवोल्यूशन। हाफ रिवोल्यूशन करके ए से सपोज करो बी पर आया। देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। द डिस्टेंस विल बी ए टू सी, ये जो आर्क लेंथ होगा ये उसका डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू, बिकॉज ये मैंने बोला था हाफ रिवोल्यूशन, तो ये सेमी सर्कल हुआ, तो आप इसको कह सकते हैं पाई आर। तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा पाई आर, यानी कि 22/7 इंटू 7 यानी कि 22 मीटर। ये इसका डिस्टेंस हुआ। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डायरेक्ट फ्रॉम ए टू सी जो स्ट्रेट लाइन जो मिला रहे हैं आप, ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए टू बी, यानी जो ए बी होगा इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, जो कि इसका डायमीटर है। इसका क्या है? डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पे है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए बी होगा, दैट इज 14 मीटर। बिकॉज डी इक्वल टू 2r होता है, डी इक्वल टू 2r, तो डिस्प्लेसमेंट इसका 14 मीटर हो गया।
एक एग्जांपल और लेता हूं कि ये ऑब्जेक्ट अगर कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन करके आप सपोज करो कि ए से सी पर आ गया, मैं लिख देता हूं यहां पे आफ्टर वन रिवॉल्यूशन, ये कराएगा आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, और यहां ले लेता हूं मैं आफ्टर कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अगर उसने कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लिया तो उसका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो होगा डिस्टेंस ए से वापस चल करके ए पर आ गया तो डिस्टेंस जो होगा वो 2 पाई आर हो जाएगा। 2 पाई आर मतलब कि 2 इंटू 22/7 इंटू 7 मीन्स 44 मीटर। 44 मीटर ये इसका टोटल डिस्टेंस हुआ। बट इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके ए पर आ गया तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब मैं अगर कहूं कि ए से चला था ए पे आ गया, पोजीशन में चेंज क्या हुआ, मैंने शुरू में ही बताया था डिस्प्लेसमेंट मतलब प्लेस में क्या चेंज हुआ, ए से वापस आ गया ए पर तो प्लेस में कोई चेंज नहीं हुआ, तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 0 हुआ। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में क्योंकि पूछे जाते हैं इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी उसी तरह का कंसीडर किया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम एक क्वेश्चन आता है क्योंकि कि व्हाट आर द डिफरेंसेज बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, व्हाट आर द डिफरेंसेज बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उसको मैं ऐसे बना देता हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं डिस्टेंस और यहां लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस जो मुझे लिखना है मैं 2 पॉइंट में कर देता हूं। यहां पे फर्स्ट में इनका एक तो दोनों का डेफिनेशन आप इसको डिफाइन कर दो, एक डिफरेंस तो यही हो जाएगा। दूसरा कि डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये सेकंड हो गया डिफरेंस। थर्ड कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है एक सर्टेन पाथ ऑफ लेंथ वो कवर करता है तो डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 और निगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है निगेटिव भी, जो आपने सर्कल वाले एग्जांपल में देखा। तो थर्ड में लिख देता हूं मैं कि कैनट बी 0 और निगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट आपका 0 भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। कैन बी 0 और निगेटिव। मैं एग्जांपल देता हूं निगेटिव का कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से ए से चल करके बी पर आया, ये मैं 10 मीटर ले लेता हूं और बी से वो 20 मीटर पीछे चला गया, तो यहां से अगर 20 मीटर पीछे यहां पे सी पर आ गया 20 मीटर, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एक्चुअल में कहां से चला था, ए से चला था और है कहां पे, सी पर है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ -10 मीटर। बिकॉज अगर आप इधर +10 में लेते हैं और इधर माइनस में 20 लेते हैं तो आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ, 10 - 20 यानी कि -10 मीटर। -10 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, बट जो डिस्टेंस है वो कभी भी 0 नेगेटिव नहीं होगा। और डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा डिस्टेंस हो सकता है बट डिस्टेंस से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता। अब हम डिस्कस करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्लेन्ड कंप्लीटली विदाउट डायरेक्शन। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना काफी होता है, डायरेक्शन बताना मस्ट नहीं होता, जरूरी नहीं होता। बट जो वेक्टर क्वांटिटी है बिना डायरेक्शन के ओनली मैग्नीट्यूड से आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम स्केलर क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्लेन्ड कंप्लीटली विदाउट डायरेक्शन। फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग, मैं लिख देता हूं हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड
only magnitude but no direction are called scalar quantities. For example, हम जब भी टाइम की बात करते हैं, टाइम बताते हैं, तो उसमें हम डायरेक्शन कोई नहीं बताते. यानी जैसे हमने 15 मिनट्स कहा, 15 सेकंड्स कहा, तो 15 सेकंड क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, अप डाउन ईस्ट वेस्ट एट द एंगल ऑफ दिस, ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे हैं. तो ये टाइम हुआ, स्पीड है, डिस्टेंस है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आगे हमें मिलेंगे. ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटीज हैं जिनके लिए डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं होता. बट वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. बिना डायरेक्शन के हम उनको कंप्लीटली एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते. यानी फिजिकल क्वांटिटीज having both magnitude and direction are called vector quantities. For example, मैंने अभी बताया था डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो एग्जांपल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स. ये हमेशा किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करेंगे और उनके लिए डायरेक्शन बताना मस्ट होता है. तो ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं. अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance in equal interval of time it is said to be in non-uniform motion. तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मैंने बताया कि एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time it is said to be in uniform motion. It is said to be in uniform motion. यहां पे मैं when लगा देता हूं, यूनिफॉर्म मोशन when कर देता हूं, when तो सही हो जाएगा. When an object covers equal distance in equal interval of time it is said to be in uniform motion. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन थी कि उसको उल्टा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको आप बोलते हैं कि when an object covers unequal distance in equal interval of time. When an object covers unequal distance in equal interval of time it is said to be in non-uniform motion. बस इसमें एक बात लास्ट में बता दूं कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है इट्स ग्राफ इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कर्व होगा. मैं यहीं पे लिख देता हूं, ऐड कर देता हूं, इट्स ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, बट इसका जो ग्राफ होगा इट्स ग्राफ इज ए कर्व. इट्स ग्राफ इज ए कर्व. ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये कर्व होगा हमेशा. तो मैं आज के लिए यहीं तक हम डिस्कस करते हैं, फिर अगले दिन हम डिस्कस करेंगे जो इसके
एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इसके अलावा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। और आप हमारे वीडियो पसंद करते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, और आप सब्सक्राइब करें, उसे आप शेयर करें। धन्यवाद।